बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कसूर के जलसे में एक बार फिर यह ऐलान कर दिया है कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ जो कौमी असम्बली है वो तहलील हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म के नाम हैं उस पर भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए जो मामलात हैं उस पर भी मुशावरत जारी है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तोशा खाना केस में जो फैसला सुनाया गया उसमें उनको 3 साल कैद की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न कर सकने की सूरत में 6 माह मज़ीद कैद के हवाले से सज़ा सुनाई गई। वो तो अब जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके नतीजे में हमने ये देखा कि इससे पहले जब 9 मई के वाक़यात हुए थे और जब इनको गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर निकले थे और उन्होंने जलाओ घेराव किया था, तोड़ फोड़ की थी। और जाहिर है कि वो रियासती इदारे थे उन पर वो हमला आवर हुए थे, जिसके बाद कानून मुतहर्रिक हुआ और वो तमाम शरपसंद और बलवाई जो हैं उनके खिलाफ घेरा तंग हुआ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो गिरफ्तारी हुई और अदालत का फैसला आया तो उसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो अपने चेयरमैन की गिरफ्तारी या अपने चेयरमैन के बारे में जो फैसला आया वो उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ नज़र आए। किसी ने भी कोई एहतजाज नहीं किया। मुल्क भर में सबकी नज़रें इस मामले पे थी, लेकिन बिल्कुल लाताल्लुक़ नज़र आए। हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ख़ुद भी टूट फूट का शिकार है और उससे काफ़ी रहनुमा जा चुके हैं उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफात करते हुए। लेकिन अब जाहिर है कि मुल्क के अंदर अब चूंकि निगरान काबीना और निगरान हुकूमत के क़याम की बात हो रही है तो हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जाहिर है जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़, उसमें यह फ़ैसला किया गया और यह मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि नई मरदमशुमारी कराई जाएगी। और इस हवाले से फिर ज़ाहिर है बातें शुरू हुई कि शायद इंतखाबात चंद माह आगे चले जाएँ। लेकिन बहरहाल ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है मुश्तरका मफादात काउंसिल का। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के बाद में ज़ाहिर है जो कायम मकाम चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका जो PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने इस मामले को बहरहाल सियासी बनाने की कोशिश की। हालांकि ये एक प्योरली एक खालिसतन ये कानूनी मामला है और एक ट्रायल के नतीजे में चेयरमैन PTI को जो है ये सज़ा सुनाई गई है। तो क्या मुस्तकबिल में एक सियासी मंजरनामा होगा और इलेक्शंस की क्या सूरत हाल होगी, निगरान हुकूमत का क्या सिलसिला होगा, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जनाब खुर्रम हमीद रोखली साहब। खुर्रम साहब आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वक़ार सती साहब, आपको भी बहुत खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खान फारूक अली। फारूक साहब आपको भी अपनी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर साहब आपसे करेंगे। सेनेटर साहब आप फरमाइए, ये तो जाहिर है कि प्योर एक कानूनी मामला है और कानून के नतीजे में ही ये फैसला सुनाया गया है, ये सज़ा हुई है, इसको तहरीक इंसाफ वाले क्यों सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सही बात तो ये है, वो भी आप कोई मिसरा पढ़ रहे थे तो इससे मुझे भी महसूस हुई। लोग कहते हैं ना कि भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुरपेचो खम का पेचो खम निकले। जो परहेजगारियों के दावे थे वो तो पता चल गया लोगों को। जिस केस में ये सारा कुछ हुआ है जो कि बहुत डिले किया क्या इस केस में कोई एविडेंस की ज़रूरत है? चलो ट्रायल का प्रोसीजर होता है उसमें। ये तो एट द वेरी आउटसेट अगर आप देखें तो ये इतना अफसोसनाक कंडक्ट था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का कि बंदे को खुद शर्म आ जाती है। कौन है जो कहे कि ये लेजिटिमेट किया गया है, जायज़ किया गया है, और उस मुकद्दस जगह का नक्शा जिस घड़ी पे बना हुआ है किसी दोस्त ने ये तोहफा दिया है, उसको गली गली बाजार आप बेचते फिरें और झूठी रसीदें देते रहें, तो ये क्या बात है? ये किस तरह का कंडक्ट है? अल्लाह ने मतलब जैसा कैसे भी उनको मौका तो दिया था, ओहदा भी दिया था, लेकिन ना हम ओहदा निभा सके ना हम फ़राइज़ अपने निभा सके, तो इसलिए ये होना तो था। तो कोई दावे या कोई इस किस्म की बात नहीं है। मैं एक और बात आपसे अर्ज़ करूं
अभी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोई बाहर नहीं आया, इतने बड़े जो सो कॉल जो कहते हैं लीडर हैं। तो क्या ये कौमी शऊर जो है, ये इज्तिमाई शऊर है इस कौम का, वो उसका आधार नहीं है? लोग समझ गए हैं कि ये सारे का सारा गिमिक्स था, एक फसाड था, एक फार्स था, एक तरह से सारी की सारी एक प्लेइंग टू द गैलरी जिसे कहते हैं वो था। इसमें कोई रियल चीज़ नहीं थी। वरना लोग तड़प जाते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो, और एक्चुअली खुलासा खुल गया है और लोगों को सारा पता चल गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अखबार में लिखा हुआ था कि फलां लीडर पकड़ा गया तो उसके इतने लोग पकड़े गए, फलां का ये हुआ, फलां का ये हुआ। तो इनके साथ जो हुआ है वो अल्लाह माफ़ करे, अल हफीज़ अल अमान। इसलिए गरूर और तकब्बर जो है ये रब की ज़ात को न है, वो कॉग्निजेंस उसकी बढ़ती है जब ले ले, लेकिन वहाँ से अगर इशारा हो जाए, अगर नेगेटिव इशारा हो जाए तो बाजियाँ खाता जाता है, चाहे वो फ़िरौन हो, चाहे वो शद्दाद हो, चाहे वो कोई हो। और अगर किसी तरह से रहमत हो तो फिर वो और ख़जाने खोल देता है। इसलिए ये जो है डिवाइन डिसीशंस को इसमें हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो जिस तरह खान साहब ने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, जिस तरह अपने मुखालफों के साथ ज़्यादतियाँ की, जिस तरह उनको पाबंद सलासत किया, जिस तरह ह्यूमिलिएट किया, जिस तरह दुनिया में अभी जो दोस्त फारूक साहब बैठे हुए हैं वाशिंगटन में, वहाँ जाके गालिबन ह्यूस्टन में जो उन्होंने शर्मनाक तकरीर की, वो कुछ सुन सकता है? मैं उनकी जाके चारपाइयाँ खींच लूँगा, उनकी एसी खींच लूँगा, उनके पंखे खींच लूँगा। और ये भी हमारे नॉलेज में आया कि मॉनिटरिंग होती थी कि क्या ख्वाजा आसिफ को कंबल दिया गया, एक कंबल है या दो कंबल है सर्दी में, क्या मियाँ नवाज ने नाश्ते में क्या खाया, एक अंडा खाया, दो अंडे खाए। यानी इस तरह की निचले लेवल पे जाके जो मॉनिटरिंग की गई, मैं नहीं समझता कोई बावकार आदमी ऐसी हरकत करता है। तो इसलिए ये सारे का सारा जो फैसला हुआ है ये अल्लाह की तरफ से भी हुआ है, ये उसका फैसला है। और बता दिया है कि भाई तुम इतनी एरोगेंस शो करते थे, लोगों को कहते थे मैं से अपोजिशन से बात करने से पहले मर जाऊं, यानी कोई इडियोसिंक्रेटिक प्रॉब्लम था उनका, मैं मर जाऊं और फिर कि जी मैं तो उनसे बात ही नहीं करूंगा किसी सूरत में, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो क्या लीडर इस तरह थोड़ा होता है कि वो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट हो कि आदमियों से नफरत करे? जो दूसरों से नफरत करता है वो मोहब्बत तो नहीं लेता ना। फिर बिल्कुल ये हो गया, ये हो गया। इसलिए अब ही शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस और बाकियों को उससे सबक हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। ये खुर्रम साहब, ये क्या था सो कॉल्ड इतनी शोहरत, इतनी पॉपुलैरिटी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कुछ हुआ, कोई शख्स नहीं निकला, कोई बंदा नहीं निकला, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई लोग नहीं निकले, बिल्कुल ला ताल्लुक़। इसका हम ये समझें कि लोग जो हैं, जो कुछ हुआ 9 मई में, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उस पर कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, 1 साल का जो टेन्योर है ना जी, इसने 1 साल प्रोवोक किया और एक बड़ी प्लानिंग के साथ प्रोवोक किया। जैसे ये असेंबली से बाहर हुआ, पहले 5-7 दिन आपने देखा होगा हम्बल से रहने के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, और मूवमेंट ऐसी थी कि जिसमें प्रोवोक करना था, और उस मूवमेंट के बहुत सारे और भी एलिमेंट्स थे, लेकिन 2 एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिसका ये रिजल्ट पाना चाहता था। पहला ये कि ये लॉलेस सोसाइटी का फ़ायदा उठाना चाहता था जो पिछली 4 साल की गवर्नमेंट है। उसके अंदर आप देखेंगे आईजीज़ तब्दील हैं, कानून के इदारों को कमज़ोर किया गया, एक सोसाइटी को इस नहज पे लाया गया कि वो तकरीबन ही थॉट कि इट इज़ नाउ लॉलेस। और फिर एक उसने दलेर किया तमाम बच्चों को और नौजवानों को कि वो कानून का एहतराम ना करें। राना साहब ने जो बात की ना जी, उसने कहा मर जाएं या मैं मर जाऊं। इस तरह के फिक्रे और बहुत से हैं जो कि प्रिंट होते रहे उन बच्चों में, और नफरत इस कदर ज्यादा बेची उसने। और क्योंकि कल्ट का जो लीडर होता है वो किसी ना किसी तरीके से करिज्मेटिक तो होता है। नाउ ही इज सेलिंग ऑल दैट, और बच्चे वो चीज ले रहे हैं, और उनके जहनों के अंदर आ गया कि शायद ये सोसाइटी ऐसी है कि जहां पर कानून तोड़ना इशू ही नहीं है, क्योंकि ये सारे कानून खुद तोड़ रहा था। आप देखेंगे जिस तरीके से मूव करना, जिस तरीके से अदालतों में जाना, ये तमाम काम इसकी बॉडी लैंग्वेज में और इसकी पूरी एक्टिविटी में ये था कि कानून तोड़ा जाए, कानून की कोई अहमियत नहीं है। अब उस बुनियाद के ऊपर ये जो 9 मई का वाक़या हो गया, इसकी सारी मूवमेंट पे इसने फिर अगेन सारा स्टेज प्लान किया, और कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग कुछ हिस्सों के अंदर निकले
और उनको एक प्लान तरीके के साथ लाकर मुख्तलिफ मकामात पर उनसे वो काम कराया गया कि जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक पहले नहीं हुआ। अब उस करने के बाद आप देखें ये बहुत सुकून के अंदर वापस गया और ये कहता है मुझे दोबारा पकड़ोगे तो यही होगा। अब जो लॉलेस सोसाइटी का इमेज ये दे रहा था, या जो इसने जरी कर दिया था कानून पे, तो 9 मई के बाद कानून हरकत में आया। इस गवर्नमेंट को, इदारों को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कर्टेल किया सिचुएशन को, और बहुत विजडम के साथ कर्टेल किया। इदारों ने कोई ऐसा काम नहीं होने दिया जिससे पाकिस्तान को या इस कौम को नुकसान पहुंचे, और उन्होंने बड़ा एक स्टेप वाइज काम को पूरा समेटा। अब जब ये सारा काम समेटा गया तो वो जितने बच्चे या जो लोग इसके कहने पे निकले थे वो इनकी तरफ से महरूम हो गए, और उन्होंने मुड़ के उनकी तरफ देखा नहीं और उनको उनका पूछा ही नहीं, बल्कि यहां तक कह दिया कि हम तो जानते ही नहीं हैं इनको, यानी कि उनसे काम करा के कहा जाओ तुम भाड़ में जाओ, हम यहां खड़े हैं। अब ये सारी चीजें कौम देख रही थी, आप देख रहे थे, हम देख रहे थे। साहिब राय या साहिब ज़हन जो लोग हैं उनको चीज जरा ज्यादा समझ आ जाती है, जो सादे इलाकों में या जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है उनको समझ नहीं आती। अब वो तमाम चीजें वो देख रहे थे, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक्सपोज होता गया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इसने फिर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई, आपने देखा होगा, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, कनाडा, हर जगहों पे जाके मिलाइन किया इसने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का इमेज इसने खराब किया। और उसमें इसने जो स्क्रीन शॉट्स और ये वो कौन से इस्तेमाल किए, जब पुलिस इसको पकड़ने जा रही है जमान पार्क से, और ये पुलिस पाकिस्तान स्टेट पे हमला कर रहा है, उन पे पेट्रोल बम फेंक रहा है, और जैसे इसने मोर्चा बंद किए हुए हैं और पुलिस को ये रिपल्स कर रहा है। अभी उस दौरान की इसने वो फुटेज चला के इस जालिम ने आपको, हमें, पूरे मुल्क को दुनिया के अंदर रुसवा करने की कोशिश की। अब आ गया तोशाखाना। अब सारों को पता है कि तोशाखाना में इसने एम्बेजलमेंट की हुई है। ये कहता है जी मेरी घड़ी थी, मैंने बेच दी। सबसे पहली चीज तो जो राना साहब ने कही, इखलाकी तौर पर क्या इस तरह के तोहफे बेचे जाते हैं? हमारा ये कल्चर है कि हम इसे ऑनर समझते हैं कि इस तरह का तोहफा दिया हुआ बेचा नहीं जाता। तुम दूसरी तरफ ये भी कहते हो कि मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, मुझे क्या जरूरत है पैसे की। अब घड़ी इसने वो बेच दी। घड़ी चलो जी आपकी मलकियत थी, आपने बेच दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान गए। घड़ी बेचने का इशू नहीं है, बेचना है जो तुमने एम्बेजलमेंट की, जो तुमने गलत तायुन किया कीमत का, जो तुमने जाली रसीदें दी उस घड़ी के लिए। इस बंदे को ताउम्र नाअहल करने के लिए एक वो चैप्टर जिसमें ये जाली रसीदें दे रहा है, इसका करेक्टर ये है कि ये जाली रसीदें यहां इस्लामाबाद से बनवा कर जमा करा रहा है, वो ही काफी है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी दुनिया में एक यही चीज कि कोई जाली रसीदें दे के घड़ी के लिए, यानी 4 पैसों के लिए, और वो भी तोहफा, उसके लिए जाली रसीदें। अगर घड़ी की कीमत बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए जाली रसीदें बनवा के इसने सारा काम किया। ये तो एक तोशाखाना है। मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा ताकि आप अगले गैस पे जाएं। ये तो तोशाखाना है। अभी तो सबसे बड़ा मैं आपके तवस ये कहूंगा, साइफर, कि उसकी बुनियाद पर इसने जो कौम के साथ किया, इंटरनेशनली भी, आपको सफारती महाज पे भी, हर जगह पे, तो दिस इज द स्टार्ट नाउ। लोग इसलिए नहीं निकले कि एक तो लोगों को पता है कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक, दूसरा ये है कि अब कानून हरकत में है, लोगों को पता है कि ऐसे नहीं है काम। ये 2 रीजन। बिल्कुल, आपने चूंकि बाहर की कैंपेन की बात की तो फारूक साहब ने इस पर बड़ी रखी हुई है। खान फारूक साहब, ये हमने देखा कि एक तो इन्होंने अपनी कैंपेन भी की, इदारों को भी मलाइन करने की कोशिश की, फिर उन्होंने अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी लॉबी भी की, वहाँ कांग्रेसमैन के जरिए से ख़त भी लिखवाए हुकूमत को। लेकिन इन सारी सूरत हाल के बावजूद अमेरिका ने जो गुज़िश्ता रोज़ जो पैगाम दिया है और जो उनकी स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम पाकिस्तान में कानून के एहतराम और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। जी सर, वो शुरू से ही ऐसा कहते आ रहे हैं, और हर जगह पर उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। अलबत्ता अमेरिका के अंदर रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक साय ऑफ रिलीफ, यानी एक हल्का सा उनको एक सुकून भी आया है। उनको ज्यादा डर था जो अभी रोकरी साहब ने कहा कि कहीं पाकिस्तान की मौजूदा स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान साहब के ऊपर उस सीक्रेट्स एक्ट्स की वायोलेशन और जो एस्पियनाज के जो क्लॉजेज हैं उसके अंदर कोई मुकदमा इनके ऊपर ना लगा दें, उसके बजाय कोई दूसरा रेलेवेंट, जैसे ये केस है तोशाखाना का, जो गोके, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इशू है, मगर पाकिस्तान की तारीख में शायद हमारी नजर में नहीं है कि इसके ऊपर कभी किसी को सजा मिली हो।
मगर ये चीज उनके अंदर आज भी मौजूद है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने की बजाय छोटी मुसीबत में फंस के तो इसको किसी तरीके से भी बर्दाश्त करके निकल जाएं। एक चीज। दूसरी चीज, ये ओवरसीज में अमेरिका के अंदर इनकी लॉबिंग जो थी, इसका काफी असर हुआ है। इसका असर हुआ है उन तबकों के ऊपर जहां पर इनके स्पॉन्सरशिप की डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जिस तरह मसलन के इंडियन स्पॉन्सर्स हैं और इनके वेस्टर्न स्पॉन्सर्स हैं, फिर इनके इजरायली स्पॉन्सर्स हैं, उनके अंदर डेफिनेटली एक इत्तेहाद पैदा हुआ है, स्ट्रेटेजी को दोबारा स्टडी करने का मौका मिला है, बाहर से लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। मगर अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर लग ये रहा है कि इनको जिस तरीके से सजा हो रही है होगी, ये एक कानून अपना रास्ता लेने की कोशिश जरूर करेगा। मगर यहाँ से हमें कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि इसको दरमियान में जा करके इसको चेंज करने की कोशिश है। उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कि काफी खतरनाक है, वो ये है कि ये लोग किसी कू के मामले में न सिर्फ फाइनेंशियल फंडिंग को जमा कर रहे हैं बल्कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी ये अलाइन करने की कोशिश इस वक्त हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। जी सर। ठीक, वकार सती साहब, अब ये बात जो जिस तरफ रोकड़ी साहब ने भी इशारा, तोशा खाना आपकी घड़ी है, लेकिन आपने उस घड़ी को बेचा, पहले बेचा, उसके बाद पैसे आए, उसके बाद आपने पैसे जमा किए, यानी एक तरह का कारोबार आपने इसको बना लिया और आप एक बड़ी अहम पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एक इंतहाई अहम पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एक मुल्क के सरबराह हैं जहां पे आपको बहुत फूंक फूंक के चलना पड़ता है। यानी आप एक काम तो कर रहे हैं लेकिन आपने उसको इस पोजीशन पे भी बैठते हुए एक कारोबार सा बना लिया। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बज़ाहिर तो जो उनके हमदर्द हैं या सिंपैथाइजर्स हैं उनके नज़दीक या वो ये आर्गू करते हैं कि ये उनकी ज़ाती चीज़ है जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये उनकी ज़ाती चीज़ नहीं थी जावेद साहब। उन्होंने ना सिर्फ अखलाकी बददियानती का मुजाहरा किया बल्कि जज साहब ने जो अपनी जजमेंट में लिखा है 4-5 जुमले इसके बारे में, वो उनके पूरे करैक्टर के लिए जो है वो समझने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने न सिर्फ वो घड़ी बेची, दोस्त मुल्क की बेची, बल्कि उन्होंने झूठ बोला, फोर्जरी की, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ जाहिर नहीं की और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ उन्होंने और भेजे। और बज़ाहिर ये जो है, ये जैसे ये इन्होंने साहब ने फरमाया कि ये एक मामूली सा केस है और नहीं है, ये तो अभी बिगनिंग है सर। तोशा खाना एक बिगनिंग है। अभी आप देखिए आगे आगे होता है कि आप क्या समझते हैं कि जो ख़त वो लहरा के साइफर जिसको वो कहते थे वो ऑफिशियल वो सीक्रेट एक्ट में नहीं आएगा? क्या 9 मई का जो वाकया हुआ है, जो पाकिस्तान का 9/11 है, उसको कौम और रियासत भूल जाएगी? क्या जो उनकी एक मुबैना बेटी अमेरिका में है, क्या उसका केस यहाँ पे उस तरीके से नहीं चलेगा? अभी तो ये बिगनिंग है और इमरान साहब ने इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ कर दिया है कि उन्होंने अपने साथ साथ अपना, अगर कोई उनका अभी तक कोई खैर ख्वाह है तो उसको भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। और दूसरा एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है और ये मीडिया में भी ये एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमेशा से साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसे होता है। नहीं सर, किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस तरीके से नहीं हुआ। जितनी इनको वो रियायतें मिल रही हैं कभी किसी को नहीं मिली। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील का राइट भी नहीं दिया था। डायरेक्ट सुप्रीम ये कोर्ट तो अभी हाई कोर्ट जाएंगे, अभी तो इनके हमदर्द बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब का भी यही मामला है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाँ बिल्कुल, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो इनको 1 साल से ये उंगलियों पर नचा रहे हैं सारी कौम को। और आप देखें इस सारी काम उसके बावजूद आज 48 घंटे होने वाले हैं जब हम ये बात कर रहे हैं, 24 करोड़ 10 लाख अवाम में से पूरे मुल्क में 100 बंदा भी कहीं इकट्ठा नहीं हुआ। कोई 100 बंदा ऐसा नहीं है जिसने जाके कहीं मुनज़्ज़म तरीके से कोई मुजाहिरा किया हो, कहीं प्लेगार्ड वो हुए हो। और तो और जो उनकी जो वो सारी दुकानदारी चलती थी जाली और झूठा, जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स के जरिए, बूट्स के जरिए, वहां से भी लोग वो गायब हो गए। उसकी बहुत सारी वजूहात वो हो सकती हैं, लेकिन खुशाइद बात यह है कि स्टेट आहिस्ता आहिस्ता अपने रिट जो है वो कायम करने की तरफ जा रही है और बड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ। जैसे कि रोकड़ी साहब ने बात की, अगर 9/11 वाले दिन लम्हों की बात थी, जिन लोगों को पथराव आप कर रहे हैं, जिनको आप वो लानतान वो कर रहे हैं, उनके हाथ में गन्स थी, अगर कहीं गोली वो चलती तो क्या होता? जो उनका मकसद था, बाकायदा जैसे वॉर स्ट्रेटेजी होती है, नक्शे बना के कि तुमने यहां हमला करना है, इस ग्रोह ने यहां करना है, दूसरे ग्रोह ने वो यहां करना है, और एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को इंतशार और अनारकी की तरफ फैलाने की कोशिश की थी, जिसको इंतहाई दानिशमंदी के साथ हुकूमत वक्त और रियासत ने कंट्रोल किया। और अब ये जो कल्ट है ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। चले ठीक है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो सियासत के अंदर जो तलखी पैदा हुई थी और तलखी पैदा की गई थी उस जमात की जानिब से, उसका अब क्या हल होगा और कैसे ये सियासी जमातें इस माहौल से निकलेंगी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
गीदड़ एक बार फिर चीख रहे हैं। क्या भेड़िए के कुर्रानी के दौरान गीदड़ चीख सकते हैं? मैं तुम सबको जमीन में गाड़ दूंगा। यानी उन्होंने अहमद पाशा और इस्माइल हक़ी साहब को अगवा कर लिया है। मालूम करो कि तंजीम कहाँ है। तंजीम इस वक्त तुम्हारी कब्र तैयार कर रही होगी। देखते हैं तुम किस चीज के पीछे हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आपकी बदकिस्मती ये है एक उस्मानी सुल्तान है। पाया तख्त हमारा है। ये शिकार है पाशा। अगर आप अच्छे शिकारी नहीं तो आप खुद शिकार हो जाएंगे। किसका शिकार करने वाले हैं? हमारे मुकद्दर में जो भी आ जाए उसका। अब्दुल हमीद इस मर्तबा खुल के खेल रहा है। हम दुश्मन को सबक सिखाकर तंजीम का इजलास बुलाएंगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाबा! सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर साहब, आप बताइए कि जाहिर है जो हम ब्रेक से पहले सवाल उठा रहे थे कि वो एक तलखी का एक माहौल तो पैदा हुआ था, वो तलखी क्या अब ख़त्म हो जाएगी? या हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तो जाहिर है वो तकसीम हो गई, लोग चले गए, लोगों ने उस पॉलिसी से इख्तिलाफ किया, वो बिल्कुल उसके साथ खड़े नहीं थे। अब जाहिर है तहरीक इंसाफ की नई क़यादत है, लेकिन एक 3-4 साल में और उससे पहले भी हम देख रहे हैं धरने के ज़माने से, 2014 के ज़माने से सियासत के अंदर एक तलखी और तनाव का एक माहौल तो मौजूद है। हाँ जी, लेकिन उसका क्वांटम बहुत कम हो गया है।
ये इनके एक साइडलाइन होने से और अब जो एक्शन हो गया है, अब वो तल्खी में वो इंटेंसिटी नहीं रही। एक तो आपने खुद फरमाया कि पार्टी मुख्तलिफ पॉलिटिकल ग्रुप्स में तकसीम हो गई है और वो सारे के सारे लोग जो कि बड़े चंक हैं, दो ख़ास तौर से पंजाब में और KPK में, वो सारे के सारे लोग इनकी पॉलिसीज़ को कंडेम कर रहे हैं। आपने बयानात सुने वहाँ जो उनके सदर हैं इस्तेकाम पार्टी के पंजाब में, और इधर जो हैं वो जो है KPK में खटक साहब, उन्होंने क्या कहा है, आउटराइट कंडेमनेशन की है कि ये इन्होंने गलत किया और इस गलती की सज़ा ये है। अब बाकी कोई इक्का दुक्का जो हैं लोग, वो उस ज़बान और लहजे में बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको अब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, ना उनकी कोई अपील है। देखिए, इन्होंने तो यहाँ तक नफ़रतें पैदा की कि आपके जो बच्चे हैं स्कूल में, जो उनको जाके कहें कि आपके बाप और माँ बाप करप्ट हैं, आप उनसे बात ना करें। और ये भी कहा कि इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। मेरे नज़र में वो एक एक्सेंट्रिक कैरेक्टर है, ही इज़ नॉट ए नॉर्मल मैन। चालाक होना अलग बात है, लेकिन जो बेसिक एथिक्स हैं इंसानों की, वो उनसे भी नावाकिफ और नाबल्द हैं। ये बड़ी नफरत की वजह थी, लेकिन चूंकि अब उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो गई है और वह लोगों को उस तरह प्रोवोक नहीं कर सकते। जैसे इसका अब सामने आया है कि कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं है। कल ये इन्हीं के सोशल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के लोग जो थे, वो दिखा रहे थे लिबर्टी चौक कि जी उनको अरेस्ट कर लिया गया, और लिबर्टी चौक पे एक इंडिविजुअल भी नहीं आया जहां लोग जो हैं घंटे में इकट्ठे हो जाते थे। तो इतनी बड़ी जो चेंज आई है लोगों के एटीट्यूड में, उसकी कुछ वजह तो है ना। लोग ये समझ गए हैं कि ये मामला बंदा भी ठीक नहीं है और इस बंदे के ऊपर जान छिड़कना भी ठीक नहीं है। रोकड़ी साहब ने बड़ा सही फरमाया कि उन्होंने जो बंदे फंसे उनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार किया। ये तो वफा के असूलों के भी खिलाफ है। अगर आपका साथी गलती करके कहीं फंस जाए आपके कहने के ऊपर, और फिर आप उससे कता ताल्लुक कर लें और कहें मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, ये किस तरह की मतलबन मिजाजी है। और जैसे आप तोते चश्मी कहते हैं, ये तो इंसानों का वसीला नहीं है। और लोगों का हो सकता है जो किसी एथिक्स में, किसी मोरालिटी में यकीन रखते हैं, उनका नहीं है। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं और वो सारे के सारे फैक्टर्स उनके खिलाफ जा रहे हैं। और मेनली दी पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनलिटी, इतने सीरियस क्राइम कमिट कर चुके हैं वो कि जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा और पता नहीं इसके क्या नतीजे निकलते हैं। अभी तो शुरुआत है, जैसे कहा फारूक साहब ने और दूसरों ने, अपने यहाँ हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, तो उस पर इसके नताइज निकलेंगे मज़ीद और ये चलता रहेगा सिलसिला। ये ठीक कहा गया कि गवर्नमेंट जो है, और ख़ास तौर से जो इन मुकदमों के कंप्लेनेंट्स हैं, वो डिस्क्रीटली इनको परस्यू कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि ये खान साहब इनके शक्ल से बाहर आ सकते हैं। ठीक, खुर्रम साहब, वही जो हम बात कर रहे थे कि वो जो जहर घोला गया है जहनों में, और नौजवान खासकर, और फिर सोशल मीडिया में जो हमने देखा इन गुज़श्ता कई सालों में एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होता था। ये हमारे वकार सती साहब हैं, ये पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है। इनको ट्रॉल किया गया, इनको अटैक किया गया, लीडरशिप को अटैक किया गया, आप ख़ुद इसका शिकार रहे, बड़े बड़े लोग इसका शिकार रहे, इल्ज़ामात लगे। ये अभी बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि काम है, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है। ये इन लोगों को भी तो स्ट्रीमलाइन करना है, ये कैसे होगा? बहुत अहम तरीन चीज़ है। राना साहब ने जिस तरफ निशानदेही की ना इंतहा पसंदी वाली, मैं एक दो फिक्रे उस पर बोलूंगा कि देखें, इसने सियासी इंतहा पसंदी, सियासी इंतहा पसंदी, तो हम दूसरी इंतहा पसंदी हम देख चुके थे ना, सियासी इंतहा पसंदी को अरूज दिया और दो अल्फाज इस्तेमाल किए, हक का और बातिल का, कि मेरे साथ जो हैं वो हक पे हैं और जो मेरे खिलाफ हैं वो बातिल हैं। बात खत्म हो गई। यानी अगर आप इनकी दोनों की लोवी और तशरीह कर लें तो समझ आ जाता है कि उसने क्या किया दिया। दूसरा, फिर नौजवान थे, उनको गाइडेंस नहीं थी, वो इसके साथ मिले थे कि ये कोई नई लाइफ लेके आएगा, ये कोई अच्छे ख्वाब जो दिखाए उसने, दुनिया तब्दील हो रही है, वेस्ट के अंदर जो लोग रह रहे थे उन्होंने समझा कि हम डिप्राइव्ड हैं वगैरह वगैरह।
अब इन्होंने उसको, इसने जब ट्रैप किया तो इसने पॉलिटिकल पार्टी से अपनी से उसको एक कल्ट की सूरत इख्तियार दे दी। अब कोई बात नहीं करता कि 4 साल जो तुम्हारी हुकूमत रही है तुमने क्या किया, यानी 4 साल रहे हो ना, तुमने बुजदार दिया, तुमने केपी में क्या किया, 10 साल तुम्हारी केपी में गवर्नमेंट है, तुम कौन से रिफॉर्म्स लेके आए, तुम्हें लोगों ने पसंद किया था या लोगों ने तुम्हें लाया था, दे थॉट कि तुम रिफॉर्म्स लाओगे। तुम 4 साल की हुकूमत में कुछ नहीं कर सकते हो, और जब उतरते हो तो तुम, क्योंकि कल्ट लीडर इज ऑलवेज करिज्मेटिक तो होता है, वो हीरो साहब भी थे, फिर हमें वो वर्ल्ड कप खा गया अभी तक, आज तक वो वर्ल्ड कप का हम, यानी कि पाकिस्तान, यू गॉट द पॉइंट। अब इसने उस तमाम चीज का फायदा उठाते हुए, जज्बात का फायदा उठाते हुए बच्चों को प्रोवोक किया, और फिर इसने एक थ्रेट फोर्स कायम की, और थ्रेट फोर्स इसकी किस पर थी, इसके ऊपर थी, वो जो बदमाशों की और लग़वियात से भरी हुई एक थ्रेट फोर्स थी कि कोई भी जी शऊर या कोई भी साहिब राय या कोई भी दाना या कोई भी मुहिब्बे वतन अगर इसके ऊपर आवाज इसकी किसी पॉलिसी को चेक करे तो वो जो थ्रेट फोर्स इसकी थी, ये उसको कहता था इसके अटैक करो, और वो अटैक इतना खतरनाक होता था। और मैं आपको बताऊं, इस अटैक के अंदर जब आप और प्रोब करेंगे, कुछ और ममालिक भी पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक थे वो इसकी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे। आईडीज फेक बनी हुई हैं, इसके नाम की बनी हुई हैं, और पूरी एक गेम हर तरफ से लगी हुई थी, और इस एक बंदे को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि दे न्यू इट कि पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा और कोई खतरनाक थ्रेट विद इन कंट्री नहीं हो सकता। अब इसने उन बच्चों को कर दिया बदतहजीब और बदतमीज, ना उनको कोई डायरेक्शन, ना उनको कोई चीज, बच्चे हैं और हमारा तादाद भी बहुत ज्यादा हुई। तो ये एक, इसने इतनी ईवल गेम खेली, और ये इसकी ईवल गेम एक्सपोज हो रही है पिछले 1 साल से। फिर इल्जामात हैं, फिर हर कमजोरी का, कमजोरियां 6 होंगी, उस कमजोरी का प्रोपेगेंडा इतना शदीद करके नफरत इसने पैदा की अपने मुल्क के खिलाफ। बदबख्त तरीन लोग कुछ जिन्होंने इसका किरदार देखा, और उन्होंने जाके अपने पासपोर्ट दूसरे ममालिक के अंदर 2-3 का मैंने देखा जला दिया, यानी कि उनको इंसेन कर दिया इसने। तो ये इसके जुर्म थोड़े नहीं है। अगर इन तमाम जुराइम की तरफ आप देखें और इन तमाम इसकी हरकतों की तरफ देखें और इसके ऊपर एक स्टडी की जाए और बच्चों को भी रिहेबिलिटेशन के लिए हम सोचें, तो पाकिस्तान का अगला हमारा मिशन ही यही होना चाहिए कि कैसे हम अपने उन बच्चों को रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी तरफ हमने रजू कर लिया। आप इकोनॉमी बेहतरी के लिए आईटी की तरफ चले गए, एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, माइंस की तरफ चले गए, तो यही रास्ता है जावेद इकबाल साहब। बच्चों को संभालना, उनको ख्याल करना और रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना कि वो कानून को तोड़ने की जुर्रत ना करें। बिल्कुल। अब ये जब हम करेंगे, स्ट्रॉन्ग मुआशियात और इधर बिल्कुल अच्छी गवर्नमेंट जिसमें कोई भी ये नहीं कि थानेदार कमजोर है या पुलिस कमजोर है, ये सारे महकमे मजबूत होंगे, मुल्क खुद ब खुद काम हो जाएगा। लेकिन इसका जो वायरस है उसका इलाज यही है जो मैं समझता हूँ। ठीक। फारूक साहब, ये जिस तरफ रोकड़ी साहब ने भी इशारा किया, आप भी बारहा इसकी तरफ इशारा भी करते रहे हैं और बताते भी रहे हैं कि ये जो फेक आईडीज बहुत से और ममालिक ये किस तरह से नैरेटिव बिल्ड करते रहे हैं कि झूठ बिकता था, बाकी सियासी जमातों का सच नहीं बिकता था, इनका झूठ बिक जाता था। जी सर, जब ये सोशल मीडिया का तूफान आया तो हमारे एक टीचर ने कहा कि अगर आप लोगों ने पैसा बनाना है, मारूफ और मशहूर होना है, तो अगर आप लोग हक और सच का झंडा उठाएंगे तो आपको इस सोशल मीडिया के ऊपर से लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी, नफरत और हुज्जत के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत कामयाब जाएंगे। जब ये चीज हम लोगों ने देखनी शुरू की अर्ली, यहाँ पे तकरीबन 2010 के बाद ज्यादा ये काम शुरू तेज हुआ, तो हमें आइडिया होना शुरू हो गया कि ये इंसान के अंदर की जो गलाजत है उसको बाहर लाने का एक बेहतरीन मैकेनिज्म है। ये जो इंसान जो आम माशरे के अंदर घुटन का शिकार है, वो अपनी आज़ादी से नहीं बात कर सकता या गंदी आदतें नहीं कर सकता, वो सारी बुराइयां सोशल मीडिया के जरिए जब किया तो उसमें ज़हनी हम आहंगी वाले तबके भी पैदा हो गए। इसीलिए इनको हाईजैक करना इतना आसान हो गया कि ऊपर एक ऐसा लीडर भी आ गया जिसकी बेवफाई और जिसकी कजरवी और जिसकी बदतमीजी इन नौजवानों ने इस मीडिया के साथ अपने साथ रिलेट करना शुरू किया। इसलिए ये चीज हमारे सामने से हट गई, क्योंकि जो लोग इसके अंदर मुकाबला कर रहे थे उनकी समझ में ये बात नहीं आई।
अलबत्ता एक चीज और भी इसमें है, जैसे सवाल ये था कि इसको रिवर्स कैसे करेंगे, और इसको रिवर्स करने का एक तरीका तो ठीक है, वो जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, तालीम की तरफ लाया जाएगा, मगर दूसरा दो चीजें ऐसी हैं जिसकी तरफ अभी तक किसी ने कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं किया। एक वो है एम्पावरमेंट ऑफ दी पेरेंट्स, इन बच्चों के पेरेंट्स की एम्पावरमेंट की जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2 एक साइकोट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है जो इमरान खान साहब ने गोल्डस्मिथ फैमिली से लेकर और कुछ और कंपनीज हैं उनके जरिए इस्तेमाल की, जिसके ऊपर डॉक्टर बेक करके एक साइंटिस्ट है जिनकी रिसर्च थी कि ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की वेव्स के साथ ह्यूमन थॉट के साथ उसको कैसे बिफरना है, उसको कैसे जंगली बनाना है, उसको कैसे जुनूनी बनाना है। वो टेक्नोलॉजी जिस दिन हमारे लोगों की समझ में आ गई और इनके चैनल्स के ऊपर जब वो बंद होना शुरू हुई, जैसे इमरान खान साहब की तकरीर बंद हुई, आपको नजर आ जाएगा कि जैसे अभी इस वक्त कैफियत है कि एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि आप बढ़ो, टेक्सास वाले कह रहे हैं, न्यूयॉर्क वाले शुरू करें, न्यूयॉर्क वाले कह रहे हैं शिकागो वाले एहतजाज शुरू करें, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें, नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सोर्स जो था नफरत का वो थोड़ा किसी हद तक मैनेज हो गया। इन मेरी बातों को हम कई साल से ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और वेव मैकेनिक्स के जरिए इन लोगों ने नौजवानों को नशे की हालत में ला करके बिल्कुल अपनी आगे और अगले फ्यूचर और माजी से बेमुबर्रा करके उनको इस बदतमीजी पर ले आए हैं कि ये तूफान अब किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, मगर इस वक्त तो लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा उसका जोर टूटा जरूर है। ठीक, ये देखें कि बड़े साइंटिफिक तरीके से ये मामलात आगे चल रहे थे और लोगों के जो जहन हैं उनको अजीब सा बनाया जा रहा था और उस पर पूरा एक काम किया जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ नौजवान, मैं सब नौजवानों की बात नहीं करता, जिस तरफ शुरू में खुर्रम रोखड़ी साहब ने इशारा किया था कि आइन और कानून की बात करते कि लॉलेसनेस की तरफ ले जाना चाह रहे थे, यानी हमारा जो बाज़ नौजवान था, जो फॉलोअर था, उसने तो आइन को भी कुछ नहीं समझा और कानून को भी कुछ नहीं समझा। जब आप उनके सामने आइन और कानून की बात करते थे वो कहते हैं कौन सा आइन, कौन सा कानून, आइन और कानून तो वही है जो हमारे लीडर कह रहे हैं। जावेद साहब, इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें ना तो इन सारी चीज़ों को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उनकी जहन साजी की गई। ना सिर्फ आइन और कानून से बागी किया गया बल्कि सिविल नाफरमानी की तरफ उकसाया गया, और इवन के उनकी कई तकारीर अगर आप उठा के देख लें तो उन्होंने तो कहा कि जो लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, इवन के अपने वालिदैन से भी बागी किया उन्होंने बच्चों को झूठ बोलकर। एक तरफ वो झूठ बोलते थे, दूसरी तरफ वो ऐसे सबज बाग दिखाते थे और ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि, और दूसरा उनको सपोर्ट भी बाहर के लोगों से भी, बाहर के दारों से भी, ममालिक से भी और विद इन द कंट्री भी थी जो उनको बड़े पवित्र और सादिक और अमीन कह के वो करते थे। तो एक ऐसा भोंडा खेल खेला गया पाकिस्तानी अवाम के साथ, लेकिन शुक्र है कि बड़ी जल्दी कि ना सिर्फ वो एक्सपोज हो गया बल्कि लोग वो समझ भी गए। आप अगर ये 9 अप्रैल 2022 के बाद से उनकी तकारीर और उनके जो खताबात हैं अगर आप वो सुने तो आपको बहुत सारी चीज़ों में कंटिन्यूटी नजर आती है, सिवाय उसके जो गिरफ्तारी से एक दिन पहले उन्होंने जो खिताब किया जिसमें उन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक तरह का एनआरओ मांगने की वो कोशिश की, पीडीएम भी मेरी बात सुन ले और बात कर ले, बैठ के करें। अब ये जो बड़ी जो सिचुएशन थी ना, ये बड़ी वो क्रूशल थी। क्रूशल इसलिए थी कि देखिए जब 9 मई हो गया और 9 मई के बाद बज़ाहिर अगर इमरान खान साहब लकीर के दूसरी तरफ होते तो वो क्या करते, वो सबकी गर्दनें उड़ा देते। आप यकीन जाने उनमें कोई टॉलरेंस नहीं था, लेकिन यहां पे फिर रियासत और हुकूमत दोनों की तरफ से दानिशमंदी का मुजाहरा इस सेंस में वो किया गया कि सब्र किया गया, उनको एक्सपोज वो होने दिया गया एक के बाद वो दिख रहे, और उसके बाद वो मजीद वो ब्लेंडर करते गए। मिसाल के तौर पे अब जो हम कह रहे हैं कि लोग क्यों नहीं निकले, जितने लोग वो गिरफ्तार हुए सबसे पहला स्टांस उनका यह था कि ये तो हमारे है ही नहीं, ये तो बाहर से लोग लाए गए, ये तो एजेंसियों के लोग हैं। और जब लोग वो बाकायदा उनके रिकॉर्ड निकल आए, 26,000 बंदा 9 मई को पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर निकला था। वो एक बंदे का पता लगे। आजकल तो आपको पता है वो दौर है, उसका डिजिटल दौर है, आपसे कोई चीज आप किसी से छुपा नहीं सकते। तो उसके बाद उनकी फैमिलीज का जो हशर है, जो जिन लोगों की जमानतें नहीं हो रही हैं या जो लोग अभी तक अंदर हैं, उनकी फैमिली से जाके वो पूछे ना कि वो किन हालों में, तो लोगों ने वहां से सबक सीखा है। जो बच गए हैं अब वो पीछे हटे, और फिर अब लोगों को बहुत हद तक ये पता लग गया है कि जनाब ये जो है ना बिल्कुल वो झूठ पे झूठ बोला जा रहा था और ये हमारे अवाम और मुल्क के ये वो मुफाद में नहीं है। लोग इस वजह से पीछे हटे। मैं सिर्फ एक बात और करना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि हार्मनी कैसे वो पैदा की जाएगी या जो सियासी जमातें हैं उनका बिहेवियर वो क्या होगा। तो माजरत के साथ
मेरा हंच इसमें कुछ थोड़ा सा और है कि जब ये गवर्नमेंट 9 तारीख को, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, वो जाएगी, उसके बाद यही लोग जो हैं वो कंपटीटर हैं एक दूसरे के। और जो इमरान खान साहब वाला जो मामला है, अच्छा, जो ये वकार सिद्दीकी साहब माजरत, ये एक बड़ा अहम मामला है। मैं चाहूंगा कि एक चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक ले ले, तो ब्रेक के बाद जो अगला हम सेशन करेंगे वो इसी पे करेंगे कि सियासी जमातों की अब जो मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, कि अब हम जो है ना इन मामलात को दुरुस्तगी की तरफ कैसे लेकर जाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को वहीं से जोड़ते हैं जहां ब्रेक से पहले सिलसिला टूटा था। जी वकार सती साहब, अब जाहिर है इलेक्शन की तरफ भी हम जा रहे हैं, माहौल भी ऐसा ही है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी की अब बात कर रहे थे। देखिए, दो ये एक ये है, दूसरा ये है, दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अगर किसी के जहन में ये है, या कुछ जो लोग अभी भी नादान दोस्त अगर ये समझते हैं कि पीटीआई को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई को बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, तो अभी लम्हे मौजूद में जो वो दस्तयाब वो शवाहिद हैं उसमें ऐसा नहीं है। लोगों को सिर्फ जो जिम्मेदारान हैं, 9 मई हो गया, साइफर हो गया, या इस तरीके के जो मामलात हैं, उनके जो जिम्मेदारान हैं, लोग ये चाहते हैं कि वो केफिर किरदार तक वो पहुंचे और कानून के कटहरे में आए। बाकी अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो किसी की सियासत से किसी को कोई मसला नहीं है। और दूसरा, अब देखें बहुत सारी सियासी जमातें, वो सारी एक दूसरे की वो कंपिटिटर्स हैं, उन्होंने जाना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इलेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे के साथ जो जा रही हैं, तो उनमें वो अब वो वाला रिलेशन नहीं होगा जो उनके ये जो डेफिनेटली उसमें आएगा। लेकिन अब ये उनकी दानिश है, जो सियासी जमातों के कायदीन है, ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से इतना माहौल को उस वो पॉइंट तक नहीं वो ले जा सकते, या ले जाते जहां से वापसी मुमकिन वो ना हो। अलबत्ता अभी 2-4 दिन रह गए हैं, आप देखें वो क्या होता है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि बहुत सारी जमातों की सीट एडजस्टमेंट्स भी होंगे, हो सकता है छोटे मोटे कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी बने, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी ऐसे ही लगती है कि जिसका जो हिस्सा होगा उसके हिसाब से वो आएगी। ठीक है, राना साहब आप बताइएगा कि सियासी जमातों के पास अब जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो वो जमातें हैं जो आइन और कानून के साथ चलती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास क्या नैरेटिव है, उनको क्या करना होगा इस माहौल को बेहतर करने के लिए, जिसका मंजरनामा हमने इस पूरे प्रोग्राम में पेश किया कि जहां आइन और कानून की तारीफ ही बदल दी गई हो। देखें जावेद साहब, जो सबसे बड़े सूबे की कैफियत है वो मैं आपसे अर्ज करूं कि एक तो ये है कि मुख्तलिफ पार्टी का मुख्तलिफ हल्का असर है। अब पार्टी उस तरह की कंपेटिटर नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में सबसे ज़्यादा असर नून लीग का है,
और सिंध में सबसे ज़्यादा असर जो है पीपल्स पार्टी का है। तो इसलिए ये उस तरह का कॉम्बैट नहीं होगा। अलबत्ता पार्टी में वैसे अंडरस्टैंडिंग भी है और कुछ मार्जिनल लेवल पे जो है वो सीट एडजस्टमेंट भी होगी, तो आपस में मुखासमत की फिजा नहीं होगी। अलबत्ता पंजाब की हद तक जो नून लीग का नैरेटिव होगा या वो बताएंगे लोगों को कि पीटीआई ने क्या क्या किया और पीटीआई के लीडर ने क्या क्या किया है, क्योंकि हम सारे एक लिहाज से मजहबी लोग भी हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा पाक के वाक़या हुआ था जिसमें इस बंदे ने डिप्यूट किए थे अनिल मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर, और जो वहाँ हुआ था वो खैर मुसलमान तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, अभी जो फारूक साहब बात कर रहे थे, जो हमारे साथी हैं मुसलमान और पाकिस्तानी ओवरसीज, उनको भी ये देखना चाहिए और देखते होंगे कि ये क्यों किया गया। इतना बड़ा जुर्म जो मैं समझता हूँ बाकी तमाम जराइम से ज़्यादा है कि रौज़ा रसूल पे ये हरकत की गई, जो कि नाकाबिले माफ़ी है। तो ये सारे के सारा इनकी बाकी जो सारी वारदात है वो इसके ऊपर ज़्यादा बात होगी इलेक्शन कैंपेन में, इसके ऊपर। और मुस्लिम लीग जो है वो ये नहीं करेगी कि पीपल्स पार्टी ने ये किया वो किया, वो एक तरह से आपस में पार्टनर्स भी हैं, कुलीग्स भी हैं, इसलिए वो टेंशन नहीं होगी। और चूंकि जो पीटीआई है उसका तो मैं नहीं समझता कि वही नैरेटिव होगा या उसी तरह की वो बातें करेंगी अगर वो इलेक्शन में सही मानों में एज ए जमात आते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि एज ए जमात शायद अगर आए तो थोड़ी बहुत जगह पे आ जाएं। वो नहीं हो सकता कि ओवरऑल सारे स्पेक्ट्रम पे उनका कोई रोल हो, बोथ इन केपीके एंड इन पंजाब। इसलिए सूरत हाल इनके दरमियान टेंशन की नहीं है, सिर्फ उसको जो एक पाक करने की जगह है, पर्ज करने का होगा कि जो वो बंदा कर गया है और जितनी वो डिफॉर्मिटीज इंजेक्ट कर गया है सोसाइटी में, उसके लिए मिलकर काम करें और उसको ख़त्म करें और लोगों की खिदमत करें, डेवलपमेंट करें और इंसाफ की खातिर स्ट्रगल करें। ठीक, फारूक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब आप बताइए कि कम से कम जो सियासी जमातें हैं जो अब इलेक्शन के अंदर जा रही हैं वो कम से कम अखलाकियात के दायरे, मोरालिटीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी कैंपेन्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं, जिस तरफ वकार सती साहब ने भी इशारा किया। कम से कम हम ये यहाँ से तो एक पैटर्न सेट कर सकते हैं कि अनलाइक माजी के अंदर जिस तरह से हमारी कैंपेन्स जाती रही हैं ज़ातियात पे और इल्ज़ामात पे, वो उस तरह से ना हो। कम से कम ये एक इब्तिदा तो की जा सकती है पाकिस्तान की उस तलखी को कम करने की। वो हो जाएगी जी। अच्छा, इसने उस स्टेज पे ले गया काम को कि सियासी जमातों को भी समझ आ गई है कि अब हमने वो काम नहीं करना जो कभी कभी कोई सियासी होता है मजबूरी में लीडर्स आके अवाम को राजी करने के लिए, अवाम की पल्स को देखते हुए, क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं थी तो वो उनको राजी करने के लिए कोई ना कोई बड़के सड़कें हो जाती थी। लेकिन इसके चैप्टर के बाद आई थिंक ऑल हैव रियलाइज्ड जो अहम चीज़ है ना सर वो ये है कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और सियासी जमातों को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे पास सियासी जमातें कमज़ोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं। अब सियासी जमात जब मेरिट पे टिकट देना चाहे किसी को तो वो इस काबिल नहीं होती एज ए जमात कि वो टिकट दे सके। हमें उस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए जिसके अंदर आप ठीक ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अहलियत, काबिलियत, इस मौजूदा दौर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आप जैसे हमारे भाई बैठे हुए हैं यूएसए के अंदर वो बात कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को बहुत मुख्तसर जुमले में। और हमें सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत। ठीक है, डेवोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग डेवोल्यूशन और सही ट्रू स्पिरिट में। फारूक साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सियासी जमातों के पास नैरेटिव बिल्डिंग के लिए अब क्या होना चाहिए, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए ताकि ये जो एक तनाव और हमने हालात देखे गुज़श्ता चंद सालों में वो खत्म हो? सर सबसे बड़ी बात है इनके ऊपर, इनको ट्रांसपेरेंसी अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी। इनको अवाम को बताना पड़ेगा कि जितना झूठ हमारे बारे में बोला गया करप्शन के हवाले से या मिसमैनेजमेंट के हवाले से वो निरा झूठ था और हमारे ये एफर्ट्स हैं, हम आपके सामने अपनी ट्रांसपेरेंट एफर्ट्स को रखते हैं जिससे कॉन्फिडेंस अवाम के अंदर बेहतर होगा कि ये मैनेजमेंट वाले, ये जो सियासी पार्टियां जो मैनेजमेंट है, ये ही हमारे पास अच्छा रास्ता है। नंबर 1। दूसरा है टेक्नो डेमोक्रेसी। अभी चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी नई फिजिक्स का इजहार किया जाएगा, उसको सामने लाया जाएगा, जिसके बाद मौजूदा तालीमी निज़ाम और इकोनॉमिक्स का निज़ाम ये बड़ी जल्दी से पलटने लगेगा। अगर इसकी किसी को तहकीक करनी है तो वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मॉडल को स्टडी करना शुरू कर दे। गिलगित बल्तिस्तान में आगा खान फाउंडेशन ने ये काम शुरू किया हुआ है। ये नैरेटिव अगर ले लेंगे
ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और मॉडर्नाइजेशन, जिद्दत के साथ ये मुल्क फिर सुपर पावर बिल्कुल बन ठीक, सकता है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया खान फारूक अली साहब आपका, सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब आपका, वकार सती साहब और खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू में शामिल रहे। ज़ाहिर है अब निगरान हुकूमतों के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों तक फ़ैसला हो जाएगा निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी, जैसे कि हुकूमत कह रही है, और निगरान काबीना के हवाले से भी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।